तो इस सीरीज़ में हम आगे बढ़ाएंगे अपने करंट अफेयर्स के कंसोलिडेशन को कंप्लीट करने के लिए, और फिर इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे स्टेट पीसीएस, जो कि कंसोलिडेशन है हमारा जुलाई का, और ये यूपी पीसीएस का कंसोलिडेशन है दृष्टि की वेबसाइट से। आप इसको लिंक में डाउनलोड कर सकते हो, डायरेक्ट वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है वो है टाइगर्स की डेथ का, क्योंकि जैसे ही टाइगर्स का रिलोकेशन हुआ था उसके बाद कुछ टाइम बाद टाइगर्स की डेथ सामने आई थी, जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पे। तो इस आर्टिकल को यहाँ पे पब्लिश किया गया है। According to the government data, 628 tigers died in India during the past 5 years due to natural causes and other reasons. Natural causes और जैसे पोचिंग हो गया, पोचिंग जो है वो शिकार करना, ये सारी चीज़ें, इनकी वजह से टाइगर्स की डेथ हो गई थी। NTCA जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, उसके मुताबिक 96 टाइगर्स जो हैं वो 2019 में 106, 2020 में 127, 2021 में और 121 2022, 178 2023 में इतने टाइगर्स मर गए थे। तो ये टोटल मिला के 628 टाइगर्स हैं। ये बस कितने टाइगर्स हैं ये आ सकता है, बाकी ये कौन से साल में कितने मरे हैं ये नहीं आएगा। इसके बाद क्या है, महाराष्ट्र में कितने अलोन जो है, महाराष्ट्र में वो 200 डेथ हुई हैं, मध्य प्रदेश में 27 हुई हैं, उत्तर प्रदेश में 59 डेथ हुई हैं ह्यूमंस की टाइगर के अटैक की वजह से। इसके बाद क्या है, इंडिया ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था 1973 में अप्रैल 1, ये बहुत बार आ भी चुका है एग्जाम में, टू प्रमोट टाइगर कंजर्वेशन। इंडिया के पास 55 टाइगर रिजर्व्स हैं, जिसमें 78,000 तक का जो स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, जो हमारे कंट्री के 2.4% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। अब इस टाइगर के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो टाइगर हमारे यहाँ पाए जाते हैं ये है रॉयल बंगाल टाइगर, और ये रॉयल बंगाल टाइगर जो है ये नेशनल एनिमल है हमारे इंडिया का। सब स्पीशीज क्या है टाइगर की, दो तरीके की सब स्पीशीज हैं। एक है पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस, कॉन्टिनेंटल पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस, और दूसरा है सुंदा पैंथेरा टिग्रिस सोंडाइका। तो इसमें हमें नाम याद रखना है, द कॉन्टिनेंटल और द सुंदा, ये दो तरीके की स्पीशीज जो है टाइगर की ये हमारे यहाँ पाई जाती हैं। फर्स्ट है द कॉन्टिनेंटल और दूसरा है, ये दो स्पीशीज हमारे यहाँ पाई जाती हैं। इनका हैबिटेट क्या है, कहाँ रहते हैं ये, तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं और एवरग्रीन फॉरेस्ट में रहते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट में रहते हैं, मैंग्रूव स्वैम्प्स में रहते हैं। मैंग्रूव स्वैम्प्स ये वो स्वैम्पी और मार्शी एरियाज में होते हैं, जैसे हमारा वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में जो हमारा सुंदरबन है वहाँ पे भी टाइगर्स पाए जाते हैं, सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी है, तो लैंड में पाए जाते हैं और सवन्नाज में पाए जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़े तो कौन कौन सी कंट्रीज में टाइगर की पॉपुलेशन मिलती है, तो इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, रशिया, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, यानी पूरा जो साउथ एशिया वाला पार्ट है वहाँ पे टाइगर्स हमें आराम से मिल जाते हैं। इंडिया, नेपाल, ये सारी जो कंट्रीज दिए गए हैं ये सब साउथ एशियन कंट्रीज हैं, यानी हमारे इंडिया के ईस्ट साइड वाले और ऊपर ईस्टर्न, हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जितने भी कंट्रीज हैं ये, वैसे तो साउथ एशिया में इंडिया के अलावा जो नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज हैं इनको बोलते हैं, लेकिन साउथ एशिया और ऊपर थोड़ा नॉर्थ का जो चाइना वाला पार्ट है वहाँ पे भी ये मिल जाते हैं, चाइना रशिया में। इसके बाद प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है इनका, तो IUCN स्टेटस इनका है इंडेंजर्ड, IUCN इंडेंजर्ड है। साइट्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ये अपेंडिक्स 1 में आते हैं, और अपेंडिक्स 1 में आते हैं तो 1972 वाले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये आते होंगे शेड्यूल 1 में, लेकिन जो अभी 2022 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इसी में अमेंडमेंट, इसी वाले एक्ट में अमेंडमेंट करके नया एक्ट लाया गया था 2022 का, उसमें ये शेड्यूल 1 में भी आएंगे और शेड्यूल 4 में भी आएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022 का है, 2022 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसको 4 भागों में डिवाइड किया था, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4। तो 1 में जिनको वो स्पीशीज रखे जाएंगे जिनको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जाएगा, फिर जिनको थोड़ा सा कम प्रोटेक्शन दिया जाएगा वो सेकंड में रखे जाएंगे, थर्ड में वो स्पीशीज आएंगे जो कि प्लांट स्पीशीज होंगे और उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है।
प्लांट स्पीशीज को दिया जा रहा है थर्ड में, और फोर्थ में वो स्पीशीज होंगे जिनको जो साइट्स में इन्वॉल्व हैं और जिनको थोड़ा सा कम प्रोटेक्शन या ज़्यादा प्रोटेक्शन और साइट्स में इन्वॉल्बिलिटी है उनकी, मतलब साइट्स के लिए कोई अलग से एक कोई शेड्यूल नहीं है, कोई मतलब साइट्स के लिए कोई अलग से कोई एक्ट नहीं बनाया गया है, बल्कि साइट्स को इसी में इंक्लूड कर दिया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022 में। इसलिए जब ये साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आ रहे हैं तो ये 4 में भी आएंगे, और 1 में तो पहले से ही थे। टाइगर्स का एक कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा 2022 में, जिसमें ये था कि टाइगर की संख्या को दोगुना करना है। इसके बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो कंस्टिट्यूट की गई थी 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर हमारे यहाँ लॉन्च किया गया है 1973 में। बार बार ये क्वेश्चन आ चुका है, क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग पूछा जा चुका है। अब टाइगर्स को थ्रेट क्या है, उनको खतरा किस बात का है, तो हैबिटेट लॉस, उनका घर उजड़ जाता है, पोचिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सारी चीज़ें हैं। टाइगर्स की जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो हमारे ईस्टर्न घाट्स में पाई जाती है। ईस्टर्न घाट्स का मतलब हमारा जो ये भारत है, ये हमारा भारत की बाउंड्री है, तो ये तो वेस्टर्न घाट्स है। ये जो ईस्टर्न घाट्स वाला एरिया है, यानी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, नीचे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ये सारी चीज़ यहाँ पे इस बाउंड्री में ज़्यादा से ज़्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं। के बाद आता है जो टाइगर्स की सेंचुरीज हैं हमारे इंडिया में, तो ये अब नंबर जो है वो 55 हो गया है। रानीपुर यूपी में अभी लेटेस्ट बनी है, और नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में लार्जेस्ट है। और असम में जो ओरांग नेशनल पार्क है, ओरांग नेशनल पार्क असम में है, मानस के बगल में ही ओरांग है। ओरांग, मानस नेशनल पार्क पहले से ही था, ओरांग अभी और है, और ये स्मॉलेस्ट हो गया। असम का जो ओरांग है ये स्मॉलेस्ट है। आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर ये लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है, और रानीपुर जो है ये लेटेस्ट है, मतलब सबसे अभी लॉन्च किया गया है हाल ही में। वेंकटेश्वरा MOU विथ ब्राज़ील, तो श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ है, वो मेरठ में है, जिसने एक MOU साइन किया गया है ब्राज़ील से, जिससे कि एजुकेशनल और रिसर्च कोलैबोरेशंस को बढ़ाया जा सके और स्टूडेंट्स को जॉब्स और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा सके। इसके बाद ये किस पे फोकस करेगा, डेयरी, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड टूरिज्म पे। ये कोलैबोरेट करेंगे डिफरेंट एडवांस टेक्नोलॉजीज़ में, इनोवेशंस में, और मतलब आधुनिकी में करेंगे और नए टेक्नोलॉजीज़ को लाएंगे, और स्टूडेंट्स हाई क्वालिटी हायर एजुकेशन को क्या कर पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे। इसमें इतना इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी जो है वो किसके कोलैबोरेशन में आई है, तो ब्राज़ील के कोलैबोरेशन में आई है। इसके बाद IIT कानपुर के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने एक्सो प्लैनेट की डिस्कवरी की है। ये एक्सो प्लैनेट्स क्या होते हैं, तो एक्सो प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होते हैं जो अर्थ के बाहर होते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर होते हैं, और अर्थ के बाहर होते हैं, और वो एक नए प्लैनेट के तौर पे सामने आ सकते हैं, और या फिर वो अर्थ से टकरा भी सकते हैं। जैसे अभी न्यूज़ में था कि एक क्या एस्ट्रॉइड आके अर्थ को टकरा जाएगा, तो कुछ ऐसे ही प्लैनेट्स जो होते हैं उनको एक्सो प्लैनेट्स भी बोलते हैं। तो इंटरनेशनल टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स ने, जो कि हमारे IIT कानपुर के हैं, उन्होंने डिस्कवर किया है एक्सो प्लैनेट, और जो हमारे हमारे सन के जैसा ही है और हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। इसके बाद क्या है, साइंटिफिक जर्नल एक आता है नेचर नाम का, उसके अकॉर्डिंग प्लैनेट का नाम है एप्सिलन इंडिअब और एप्स और इंडअब। तो ये जो नाम है ये आ सकता है एप्सिलन इंडिअब, ये जो नेम है ये पूछा जा सकता है कि ये क्या है, तो कुछ ऑप्शंस दिए जा सकते हैं कि क्या ये एस्ट्रॉइड है, क्या ये एक्सोप्लैनेट है, क्या ये कुछ मतलब किसी भी स्पीशीज़ का नाम है, कुछ भी दिया जा सकता है। तो हमें याद रखना है कि ये एक एक्सोप्लैनेट है, जिसको सुपर जुपिटर भी बोला जा रहा है, यानी कि ये जुपिटर से 6 गुना ज़्यादा बड़ा है। जुपिटर सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है ना अभी हमारे सोलर सिस्टम में, तो जुपिटर के साइज से भी ये 6 गुना बड़ा है, तो ये सुपर जुपिटर हो जाएगा।
इसके बाद एप्सिंडब जो है ये पहला मैच्योर एक्सोप्लैनेट है जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है, और इसके बाद ये डिस्कवर किया गया है डायरेक्ट इमेजिंग टेक्निक से, मतलब डायरेक्ट इसको इमेजिंग टेक्निक से देखा गया है। इमेजिंग मतलब डायरेक्ट इसकी इमेज जो है वो देखी गई है। इसके बाद जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट है, मिड मतलब इंफ्रारेड वेव्स को यूज़ करता है। और आपको पता होगा कि हमारी ईएम वेव्स में कई सारी वेव्स होती हैं, हमारी ईएम वेव्स में बहुत सारी वेव्स होती हैं, जैसे यूवी रेज होती हैं, और फिर उसके बाद विजिबल लाइट होती है, फिर उसके बाद इंफ्रारेड होती है, ऐसे करके कई सारी वेव्स होती हैं। तो उसी में इंफ्रारेड की टेक्निक जो है वो उन चीज़ों को भी देख लेती है जो बहुत दूर होते हैं, ठीक है, जो विजिबल नहीं है, विजिबल उसमें नहीं आते लेकिन दूर होते हैं। तो इसलिए जेम्स वेब टेलीस्कोप का काम यही तो है। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या करता है, उन चीज़ों को देखता है और डायरेक्टली उसकी इमेज उसने निकाल के दी है, किसकी, एप्सिलॉन इंडी अब जो हमारा नया ये एक्सोप्लैनेट बताया जा रहा है। द डायरेक्ट इमेजिंग टेक्निक क्या है, जो नियर बाय मैच्योर एक्सोप्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रही है सिग्निफिकेंट माइलस्टोन से भी, इतनी दूर से भी उसको यहाँ पे इमेज के तौर पे सामने ले आया गया है। इसके बाद क्या है कि ये कितना दूर है, 12 लाइट ईयर्स दूर। आपको पता होगा कि जो ये एटमॉस्फेयर और इतनी जो स्पेस की डिस्टेंसेज हैं वो लाइट ईयर्स में मेजर की जाती है, ना कि किसी मीटर किलोमीटर में। तो लाइट ईयर्स जो ये है वो 12 लाइट ईयर्स दूर है हमारे अर्थ से, और फ्रिजिड है, फ्रिजिड मतलब ये रिजिड है, ठीक है। टेम्परेचर मतलब सॉलिड में है, और टेम्परेचर इसका क्या है, -1 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। इसके बाद क्या है, इसका जो ऑर्बिट है वो भी बहुत अजीब टाइप का है, रिवॉल्व कर रहा है एक स्टार की तरह, और 28 टाइम्स ग्रेटर है, मतलब 28 गुना ज़्यादा है। इसकी जो डिस्टेंस है वो हम इसकी मतलब 28 गुना ज़्यादा है ये हमारे अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस, मतलब अर्थ है, सन है, उसके बीच की जो डिस्टेंस है उससे ये 28 गुना ज़्यादा है, 28 गुना ज़्यादा दूर है। इसके बाद क्या है, इंडस्ट्रियल गेन फॉर उत्तर प्रदेश। इंडस्ट्रियल गेन क्या है उत्तर प्रदेश के लिए, तो यूनियन बजट 2024 में हमें पॉजिटिव देखने को मिला, पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिली, क्योंकि बहुत ज़्यादा फंडिंग हमारे यहाँ दी जा रही है, बहुत ज़्यादा बजट हमारे यहाँ को मिला है यूनियन बजट में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, बिजनेसमैन के लिए। जैसे मुद्रा योजना का जो लिमिट है वो 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया है, तो ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, बिजनेसमैन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये कॉन्फिडेंट है कि उत्तर प्रदेश जो है वो अच्छी पोजीशन गेन कर लेगा एक आने वाले समय में स्किल फोर्स में और काफ़ी सारी चीज़ों को स्प्रेड करने में। इसके बाद क्या आएगा, 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ जो हैं वो अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, अर्बन मतलब शहरों में जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो जिन जो घर को प्रोजेक्ट्स, घर वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनको दिए गए हैं, टू एड्रेस द शॉर्टेज ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, कि लोगों को आसानी से घर दिया जा सके। और फिर उसके बाद क्या है, PM 2.0 आवास योजना, इसके बारे में हमने अगस्त वाली PDF में भी देखा था। तो जो PM 2.0 आवास योजना है उसने मिडिल और लो इनकम फैमिलीज़ को काफ़ी मदद की है, कि इसको एक्सटेंड कर दिया गया। तो ये PM 2.0 भी लाई गई है, जो नया कार्यकाल आया है न्यू गवर्नमेंट का, उसमें रेंटल हाउसिंग और प्राइवेट पार्टनरशिप्स और अर्बन स्लम्स को एलिविएट करने की के लिए ये योजना लाई गई थी, कि लोग जो किराए पे रहते हैं उन लोगों को घर आसानी से दिया जा सके। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब इससे क्या होगा कि जेंडर इक्वालिटी बढ़ेगी, एम्पावरमेंट बढ़ेगा, जेंडर इक्वालिटी और विमेन एम्पावरमेंट भी बढ़ेगा। इसके बाद क्या है, 9 फोकस एरियाज़ हैं, वो क्या हैं, 9 फोकस एरियाज़ में एग्रीकल्चर आता है, इनोवेशन आता है, रिफॉर्म्स आते हैं, और बाकी सारे डोमेन्स भी कवर किए गए हैं, जिससे कि सस्टेनेबल प्रोग्रेस हो सके। सस्टेनेबल मतलब जो लंबे समय तक रहे, आने वाली जनरेशन उसको इस्तेमाल कर पाएँ। रेजिंग क्या है, मुद्रा लोन की लिमिट 10 लाख से 20 लाख कर दी गई है। इसके बाद क्या है कि नई टेक्नोलॉजीज़ और इक्विपमेंट्स लाए गए हैं। GST और इनकम टैक्स को बेनिफिशियल किया गया है स्टार्टअप्स और यंग बिजनेस ओनर्स के लिए, जो अभी अभी शुरू हुए, नए नए स्टार्ट हुए हैं। एलोकेशन दिया गया है 1.5 लाख का एग्रीकल्चर सेक्टर को। अनाउंसमेंट हुआ है न्यू क्लस्टर स्कीम का, ये हम लोगों ने पिछले अगस्त के PDF में आखिरी टॉपिक यही था, कि जो क्लस्टर्स बनाए जा रहे हैं कैसे वो एक्सप्रेस वे के किनारे बनाए जा रहे हैं, अराउंड बनाए जा रहे हैं, ठीक है। टू बूस्ट वेजिटेबल प्रोडक्शन और एक्सपैंड द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस, ऑयल सीड्स, और ये सारी चीज़ें, जिससे कि हमारा नेशन को हमको एक सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग मिल सके। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, 2015 में 25 जून लॉन्च की गई थी, याद रखना है, आ सकता है
क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। इसका सेकंड वर्जन भी लॉन्च किया गया है, तो पूछा जा सकता है कि ये कब लॉन्च हुई थी। तो 25 जून 2015 में लॉन्च हुई थी, जिससे कि सारे लोगों को अर्बन एरियाज़ में हाउसिंग प्रोवाइड की जा सके। इसके बाद क्या है, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ये अर्बन ही अफेयर्स के लिए है, ये ग्रामीण वाली नहीं है। इसके बाद क्या है, एड्रेस अर्बन हाउसिंग शॉर्टेज अमंग द पुअर इंक्लूडिंग स्लम ड्वेलर्स, और जो पक्का हाउस में नहीं रहते हैं, कच्चा हाउस में रहते हैं, ये सारी चीज़ें। इसके बाद मिशन क्या कर रहा है, कवर कर रहा है स्टैट्यूटरी टाउन्स को जो एक्ट के तहत बनाए गए हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, इनकी ये सारी चीज़ें कवर कर रहा है। इसका बेसिक एमिनिटीज़ और टॉयलेट्स और ये वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, किचन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना है। मेन मिशन इसका ये है कि विमेन एम्पावरमेंट हो सके, और ये प्रेफरेंस डायरेक्टली दिया जाएगा डिफरेंशियली एबल पर्सनस को। जो डिफरेंशियली एबल पर्सन होते हैं, थोड़े डिसेबल होते हैं, उनको, सीनियर सिटीजन्स को, SC ST OBC माइनॉरिटी, सिंगल वीमेन, ट्रांसजेंडर और वल्नरेबल सेक्शंस हमारे जो सोसाइटी के हैं, उनको ये स्कीम की जो सुविधा है और बेनिफिट है वो पहुंचाया जाएगा। PM मुद्रा स्कीम जो है वो 10 लाख से 20 लाख कर दी गई है। 2015 में लॉन्च हुई थी, याद रखना है, क्योंकि इस बार बजट में मेंशन है। माइक्रो इंटरप्राइजेस में, और मुद्रा स्कीम का काम क्या है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है सेटअप बाय द गवर्नमेंट, जिसमें प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट हमारी फंडिंग बहुत सारे सेक्टर्स से। जैसे NBFC क्या फंडिंग प्रोवाइड कर सकता है, हाँ कर सकता है। NBFC क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, मतलब ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको लोन तो दे सकते हैं, लेकिन ये ना, ये लोन मतलब ये लोन दे तो सकते हैं, लेकिन ये लोन को वो नहीं कर सकते, मतलब वापस नहीं ले सकते हैं, और ये बाकी सारी सुविधाएं जो बैंक देता है वो नहीं दे सकते, लेकिन लोन देना इनका काम है, ये लोन दे सकते हैं। माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो छोटे छोटे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से आप अपने बैंकिंग का काम करवा लेते हो, ये वो सारी चीज़ें हैं, ये वो जगह हैं जहाँ से आप लोन डायरेक्टली अवेलेबल कर सकते हो। अच्छा, मुद्रा लोन में एक खास बात याद रखनी है ये कि ये हर एक एंटरप्रेन्योर ऐसे ही किसी माइक्रो एंटरप्रेन्योर और इंडिविजुअल को नहीं मिल जाएगा। मुद्रा लोन जो है ये डायरेक्टली नहीं मिलता है, ये उन लोगों को मिलता है जो थोड़ा सा पहले से कुछ उनका बिजनेस चल रहा हो, उसमें वो अगर अपना कुछ उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो उनको ये लोन, उनके लिए ये लोन है। बिल्कुल शुरुआत जिसको करनी है उसके लिए नहीं है। इनहेंसिंग फार्मर्स इनकम थ्रू कार्बन क्रेडिट्स, ये हमने देखा भी है पिछले PDF में कि कार्बन क्रेडिट्स हैं क्या। तो कार्बन क्रेडिट्स हमने वहाँ पे देखा था कि कार्बन क्रेडिट्स ऐसे क्रेडिट्स हैं, ऐसे इंसेंटिव हैं, ऐसी एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट है जो एक फार्मर को दी जाती है जब वो फार्मर एक टन कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को रोकता है रिलीज होने से, और नहीं रिलीज होने देता है कहाँ पे, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे इन्वायरमेंट में। और वो रोकेगा कैसे, वो इस तरीके की खेती करेगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम रिलीज होती हो, वो कार्बन क्रेडिट्स उसको दिए जाएंगे, और जिससे कि उसको काफ़ी सारे बेनिफिट्स, उसकी तनख्वाह बढ़ाई जा सकती है। तो इससे क्या किया जा सकता है, मैसिव प्लांटेशन जो लोग कर रहे हैं उन लोगों को, जैसे कुछ बिजनेसमैन हैं, तो वो अगर उनका बिजनेस ऐसा ही है, जैसे स्टील इंडस्ट्रीज वाले जो बिजनेसमैन हैं, जो फैक्ट्रीज वाले हैं, अगर वो क्या कर रहे हैं, अगर वो एक तरफ स्टील का प्लांट सेटअप किए हुए हैं, तो उससे क्या हो रहा है, काफ़ी सारी मीथेन और काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में। लेकिन वो दूसरी ही तरफ क्या कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, वो चीज़ बैलेंस हो जा रही है। और बैलेंस ही तो हो सकती है, आप कार्बन डाइऑक्साइड को एकदम से रिमूव नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो उसकी भी ज़रूरत है हमारे एटमॉस्फेयर में, क्योंकि पेड़ जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ही खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इस वजह से रिमूव नहीं करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस तभी हो पाएगा जब आप एक तरफ रिलीज तो कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ क्या कर रहे हो, आप पेड़ लगा के उस चीज़ को सीक्वेस्टर कर रहे हो। सीक्वेस्टर मतलब उसको एब्जॉर्ब कर रहे हो, जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है वो एब्जॉर्ब हो जा रही है हमारे पेड़ लगाने से, क्योंकि पेड़ उसको ले लेंगे, खाना बनाएंगे और फिर ऑक्सीजन दे देंगे। तो ये साइकिल एक तरीके से बैलेंस रहेगी और चलती रहेगी। कार्बन क्रेडिट्स इसीलिए हैं कि जो लोग ऐसे काम करेंगे, जो लोग कार्बन डाइऑक्साइड को कम रिलीज करेंगे या उसको एनवायरनमेंट की कुछ अच्छे काम, एनवायरनमेंट को अच्छा करने के लिए कुछ कर सकते हैं, तो उनको कार्बन क्रेडिट्स दिए जाएंगे। 1 कार्बन क्रेडिट जो है वो 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट है, ये हम लोगों ने देखा था।
जो क्या है, जो किस लिए, रिड्यूस करो, कम कर दो कार्बन का रिलीज, या रिमूव ही कर दो। रिमूव मतलब आप अपने ऐसी कोई खेती मत करो जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता हो, क्योंकि ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी चीज़ों से रिलीज हो रहा है। या आप ऑफसेट कर दो। ऑफसेट मतलब क्या करो, उसको हटाने की कोशिश करो एटमॉस्फेयर से। ट्री के कौन से टाइप्स हैं, कौन कौन से ट्रीज लगाए जा सकते हैं, पोपलर, मीलिया, डूबिया, सिमल, ये सारे ट्रीज जो हैं ये लगाए जा सकते हैं, जो फार्मर्स लगा सकते हैं अपना कार्बन क्रेडिट्स की इनकम को बढ़ाने के लिए। क्रेडिट परचेज क्या है, ये जो क्रेडिट परचेज है ये हर 5 साल में $6 के $6 के बराबर होगा पर क्रेडिट। ठीक है, $6 यानी 6 का मल्टीप्लाई आप 83 रुपीज़ में कर लो इतना। बेनिफिशरीज कहाँ कहाँ के होंगे, गोरखपुर, लखनऊ, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, यहाँ सबके ये इन लोगों को मिलेगा। ठीक है, इंसेंटिव्स क्या है, 2024 से 2026 तक 25,000 फार्मर्स को इंसेंटिव्स दिया जाएगा, जो कि वर्थ ऑफ होगा 202 करोड़। ठीक है, अब ये यहाँ पे पूरा दिया गया है कि कितने लोगों को कहाँ कौन से सेक्टर में कितना पैसा मिलेगा, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ये हमारे इम्पोर्टेंट का नहीं है क्योंकि हम इसमें नहीं याद कर सकते इतना सारा। एस्टिमेटेड कार्बन क्रेडिट्स कितने हो जाएंगे, 42 लाख कुछ। ठीक है, ये बस इतना याद रखना है, आएगा नहीं वैसे ये। सेकंड फेज में जो 7 डिवीजन, अच्छा ये पहले फेज के डिवीजन्स हैं, जो ये गोरखपुर, लखनऊ, बरेली, ये सब पहले फेज के हैं। दूसरे फेज में ये कहाँ पे आ जाएगा, देवीपट्टनम, अयोध्या, झांसी, मिर्जापुर, कानपुर, वाराणसी और अलीगढ़। ऐसे ही थर्ड फेज में और ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स को बढ़ाया जाएगा और कार्बन फाइनेंसिंग से मनी, मॉनिटरी वैल्यू या पैसा प्रोवाइड किया जाएगा किसको, फार्मर्स को। इसके बाद है यूपी टू प्लांट 3.72 करोड़ सैपलिंग्स अलॉन्ग रिवर बैंक्स। सैपलिंग्स मतलब पेड़ों के जो छोटे छोटे पेड़ों के जो छोटे पेड़ होते हैं, जो पेड़ नहीं होते हैं, प्लांट होते हैं, उनको कहाँ लगाया जाएगा, रिवर बैंक्स के किनारे किनारे लगाया जाएगा। कितने पेड़ लगाए जाएंगे, 3.72 करोड़, यानी 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे, 3.5 करोड़। तो ये किस अभियान के तहत होगा, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान के तहत होगा, जो कि 2024 में लॉन्च किया गया है। गंगा के अक्रॉस, यमुना के अक्रॉस, हिंडोन नदी के अक्रॉस ये सारे पेड़ लगाए जाएंगे। सबसे पहले पेड़ लगेंगे प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, वाराणसी, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, भदोही, काशी वाइल्ड लाइफ और बलिया, इन सब जगहों पे पेड़ लगाए जाएंगे। इसके बाद क्या है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है ये भी इम्प्लीमेंट की जाएगी। काफ़ी सारी ट्री की वैरायटीज़ दे रखी हैं, नीम, ड्रमस्टिक, टैमरिंड मतलब जो इमली होती है, अर्जुन, जामुन, बेल, मैंगो, महुआ, टीक, शीशम, गुटील, बम्बू, पीपल, पक्कड़ और बनियान ट्री। ठीक है, ये सारे लगाए जाएंगे। मेडिसिनल प्लांट्स भी लगाए जाएंगे 2500 हेक्टेयर्स की प्राइवेट लैंड में। और ग्रीन कवर यानी जो हमारा ग्रीन वाला एरिया है ना, उसको बढ़ाएगा, जिससे कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन हो पाएगा। कांवड़ यात्रा के बारे में देखते हैं। जो ये कांवड़ यात्रा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हमारे यूपी के गवर्नमेंट ने दिए थे कि कांवड़ यात्रा में जो लोग दुकानें लगा रहे हैं वो अब अपना नाम डिस्प्ले करेंगे दुकानों में और असली नाम डिस्प्ले करेंगे, तो उस चीज़ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या लगा दिया है, उस चीज़ पे बैन लगा दिया है। उन्होंने बोला है कि ऐसा कुछ नहीं करना होगा, बिकॉज जो ये जो डिसीजन है यूपी गवर्नमेंट का, ये अफेक्ट करेगा लोगों की किस पे, लोगों की आर्टिकल 21 पे इफेक्ट करेगा। आर्टिकल 21 होता है हमारा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, तो ये चीज़ पे उनको इफेक्ट डालेगा और ये उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, यानी हमारा आर्टिकल 15 भी सामने आ जाता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, कांवड़ यात्रा जो है ये हिंदू पिलग्रिमेज, जो कांवड़ यात्रा क्या है, ये हिंदू पिलग्रिमेज है, एक हिंदू फेस्टिवल है जो कि श्रावण के मंथ में लॉर्ड शिवा के डिवोटीज मनाते हैं। कांवड़ यात्रा लॉर्ड शिवा से रिलेटेड है और श्रावण के महीने में मनाया जाता है। ट्रैवल टू पिलग्रिमेज प्लेसेस कहाँ कहाँ जाते हैं, हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री इन उत्तराखंड, सुल्तानगंज बिहार में, प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, और फिर रिटर्न करते हैं गंगा के वाटर के थ्रू, और गंगा का वाटर वो लेके आते हैं अपने कांवड़्स में और ब्लेसिंग्स लेते हैं किसकी, शिव भगवान की। इसके बाद है ये 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं ये यहाँ ट्रैवल करते हैं, जिसमें और भी मंदिर इंक्लूडेड हैं, पूरा महादेव मंदिर, औघरनाथ इन उत्तर प्रदेश, और फेमस जो हमारा काशी विश्वनाथ टेम्पल है और बाबा बैद्यनाथ टेम्पल है। ये सारे ये बाबा बैद्यनाथ टेम्पल देवगढ़ में है, झारखंड में ये स्थित है। ठीक है, और ये इस रिचुअल का, ये जो पूरा रीति रिवाज है इसका नाम है जल अभिषेक।
12 ज्योतिर्लिंग जो हैं ये लॉर्ड शिवा के ज्योतिर्लिंग हैं, जो कि जिनकी पूजा की जाती है। हर ज्योतिर्लिंग का अपना एक महत्व है। करेंटली 12 ज्योतिर्लिंग हैं इंडिया में, जिसमें सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो है, सोमनाथ गिर गुजरात, ये तो पता ही होगा, सोमनाथ गुजरात में है। मल्लिकार्जुन जो है ये आंध्र प्रदेश में है। महाकालेश्वर जो है ये उज्जैन में है। ओमकारेश्वर ये मध्य प्रदेश में है, ये भी महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर दोनों मध्य प्रदेश में है। महाकालेश्वर उज्जैन में है, ओमकालेश्वर जो है वो खांडवा में है। ठीक है, MUOK ऐसे करके याद रख सकते हो आप। इसके बाद बैद्यनाथ जो है ये देवघर झारखंड में है। भीम शंकर ज्योतिर्लिंग जो है ये महाराष्ट्र में है। रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग जो है ये रामेश्वरम तमिलनाडु में है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है ये द्वारिका गुजरात में है। काशी विश्वनाथ तो पता ही है हमें, हमारे उत्तर प्रदेश वाराणसी में है। त्र्यंबकेश्वर जो है ये नासिक महाराष्ट्र में है। केदारनाथ जो है ये रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में है। केदारनाथ और बद्रीनाथ ये सब उत्तराखंड में है। केदारनाथ एक वो है, पहाड़ भी है। और ग्रीनेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में। इसके बाद आते हैं सौश्रुतम क्या है? जो हमारा शाल्य तंत्र है, डिपार्टमेंट ऑफ शाल्य तंत्र, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, तो इसने ऑर्गेनाइज किया है एक सेमिनार सौश्रुतम शाल्य संगोष्ठी। ये सुश्रुता जो हमारे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बोल सकते हैं, लेकिन ये उस ज़माने के बहुत बड़े एक आयुर्वेदिक थे, आयुर्वेदाचार्य थे। तो इन्होंने इनकी सुश्रुता जयंती पर ये चीज़ लॉन्च की गई है। सेकंड जो नेशनल सेमिनार हो रहा है ये। और सुश्रुता जयंती जो है ये हर साल 15 जुलाई को सेलिब्रेट की जाती है। सुश्रुता तो जो है ये फादर ऑफ सर्जरी माने जाते हैं। सबसे पहले सर्जरी माना जाता है कि भारत में ही डिस्कवरी हुई थी सर्जरी की, और ये किसने की थी? सुश्रुता ने की थी। ही वॉज एन एंशियंट इंडियन सर्जन फ्रॉम काशी, काशी से ये सर्जन थे काशी में। और सुश्रुता संहिता इन्होंने एक बुक लिखी है। ये इंपॉर्टेंट है कि सुश्रुता संहिता किसने लिखी है, तो ये सुश्रुता ने लिखी है। इन्होंने 5 मेजर सेक्शंस दिए हैं बुक के: सूत्र स्थाना, निदाना, शरीर स्थाना, चिकित्सा स्थानम और कल्प स्थानम। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इतना डिटेल में नहीं आएगा, बट मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। सूत्र स्थाना जो है ये फार्माकोलॉजी और मेडिकल साइंस में है। निदाना जो है ये पैथोलॉजिकल कंसेप्ट पे है। शरीर स्थाना जो है ये ह्यूमन एनाटॉमी पे है। चिकित्सा वाला मेडिकल और वही सर्जिकल। और कल्प स्थाना जो है ये टॉक्सिकोलॉजी पे है। अर्ली लाइटनिंग डिटेक्शन सिस्टम क्या है? तो जैसे कि लाइटनिंग जो नहीं होती, बिजली कड़कना, तो इसकी वजह से इसको नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया गया है। एक ये डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया गया है कि क्योंकि लाइटनिंग को अभी तक डिजास्टर नहीं माना जाता था, माना जाता कि ये तो होता ही है जब बारिश होती है तो, लेकिन एक डिजास्टर है क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों के घर तबाह हो जाते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने प्लान किया है कुछ अर्ली लाइटनिंग डिटेक्शन सिस्टम जैसा। तो अर्ली लाइटनिंग डिटेक्शन सिस्टम में क्या होगा कि पहले से ही अगर बिजली कड़कने वाली होगी तो कुछ ऐसा फ़ोन पे आपके मैसेज आ जाता है, कुछ लोगों के फ़ोन में मैसेज भी आ जाता है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, इस टाइम मौसम बहुत ख़राब हो सकता है, बहुत ज़्यादा बिजली कड़कने की संभावनाएं हैं। ये चीज़ें होती हैं, ये न्यू जो हमारे फ़ोन्स हैं ना, तो नए फ़ोन के सेटअप में आप जब फ़ोन को स्टार्ट ही करते हो तभी ये सारी चीज़ें आपसे परमिशन लेता है। आप जब उस परमिशन को ओके करते हो तब ऐसी चीज़ें आपके फ़ोन में आपको डिस्प्ले करेगी, बाय गवर्नमेंट ये चीज़ें भेजी जाती हैं। ठीक है, जिससे कि जो लोग हैं वो सतर्क हो जाएं और पहले से ही उस चीज़ को ध्यान में रखें कि इस समय ऐसा कुछ हो सकता है, तो बाहर नहीं जाना है या अपने जो इम्पोर्टेंट काम है वो पोस्टपोन कर दें। ठीक है, IMD मतलब इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ये उत्तर प्रदेश को रैंक करता है अमंग हाईएस्ट लाइटनिंग स्ट्राइक कैजुअलिटीज़ इन द कंट्री। इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश जो स्टेट है बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाइटनिंग यानी बिजली कड़कने की वजह से बहुत सारी कैजुअलिटीज़ कवर की जाती हैं, मतलब बहुत सारे लोग आहत होते हैं उत्तर प्रदेश में बिजली कड़कने की वजह से, बिजली गिरने की वजह से। ठीक है, ऑन द डायरेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर SDMA जो हमारा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसको सेटअप किया गया है। इसमें सेटअप किया गया है एक स्टेट ऑफ आर्ट लाइटनिंग डिटेक्शन सिस्टम। वो क्या करेगा, टाइम ऑफ अराइवल टेक्नोलॉजी है, वो पहले ही बता देगा कि कहाँ पे किस जगह पे क्या कौन सी आपदा आने वाली है और क्या कि कौन से लोग मतलब किस जगह पे करेंटली ये सिचुएशन होने वाली है। तो ये चीज़ें कि पहले से ही
बता देगा, एक अर्ली डिटेक्शन सिस्टम की तरह। IMD जो है ये रेडार बेस्ड सिस्टम है और सैटेलाइट डेटा भी देता है, जो कि हम लोगों ने पिछले अगस्त वाले में देखा था। और 30 मिनट पहले ही एडवांस में ये किसी पर्टिकुलर एरिया पे ये पहले ही हाईलाइट कर देगा कि इस जगह पे 30 मिनट पहले 30 मिनट बाद ऐसी ऐसी स्थिति बन सकती है। उत्तर प्रदेश अलर्ट जो है ये 3 फेजेस में होगा। फर्स्ट फेज में ये इम्प्लीमेंट होगा 37 डिस्ट्रिक्ट में 37, दूसरे फेज में 20 और तीसरे में 18 डिस्ट्रिक्ट में। रेडार क्या है? रेडार जो है वो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है, एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स को, इलेक्ट्रॉनिक यानी EM वेव्स को यूज करती है, फिर माइक्रोवेव्स रीजन्स को इस्तेमाल करती है। क्या करने के लिए? लोकेशन डिटेक्ट करने के लिए, एल्टीट्यूड, इंटेंसिटी और मूवमेंट ऑफ मूविंग और नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए। यानी कि रेडार जो है ये EM वेव्स को इस्तेमाल करता है और इसके बाद ये क्या करता है? एल्टीट्यूड, इंटेंसिटी और मूवमेंट को डिटेक्ट करता है। IMD क्या है? IMD जो है ये 1875 में स्टैब्लिश हुआ था। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, जो हमारी ये वेदर फिनोमिना और इन सबकी न्यूज़ और जानकारी देता है, तो ये इस दिन स्टैब्लिश हुआ था। और नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस को देता है हमारी एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर आता है। ये इंपॉर्टेंट है। IMD किसके अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर आता है। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है और 6 रीजनल इसके सेंटर्स हैं। इसके बाद आता है कि ये ऑनलाइन ओपन सोर्स टूल है, जो कि क्या करता है? इन्हेंस करता है हमारे AI इमेज रिट्रीवल को। यानी अब ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके AI की मदद से ये सारी चीज़ें और ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो हमने कितने टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए? हम आ गए हैं, टाइगर्स वाला कंप्लीट कर लिया, वेंकटेश्वरा MOU ब्राज़ील के साथ जो है वो कंप्लीट कर लिया, IIT कानपुर में जो एक्सोप्लैनेट है उसकी डिस्कवरी वो कंप्लीट कर ली, इंडस्ट्रियल गेन फॉर उत्तर प्रदेश ये भी देख लिया, इनहेंसिंग फार्मर्स इनकम थ्रू कार्बन क्रेडिट ये भी देख लिया। इसके बाद UP2 प्लांट कितने करोड़, 3 करोड़ सैपलिंग्स जो रिवर बैंक्स के, नदियों के किनारे लगाए जाएंगे वो भी देख लिया। इसके बाद कांवड़ यात्रा, इसके बाद हमने देखी कांवड़ यात्रा, और फिर उसके बाद हमने देखा सौश्रुतम, फिर हमने देखा अर्ली लाइटनिंग डिटेक्शन सिस्टम। तो इतने टॉपिक्स हमने ख़त्म कर लिए हैं। अब बचे हैं हमारे कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी हमारे कुछ 12-13 टॉपिक्स बचे हुए हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और ये पहला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, जुलाई की PDF खत्म हो जाएगी। जुलाई की PDF जो है इसमें ज़्यादा आर्टिकल्स हैं, अगर देखा जाए के मुताबिक तो अगस्त के मुकाबले इसमें ज़्यादा आर्टिकल्स हैं, तो इसको खत्म में 2 ही लेक्चर्स लेंगे हम, खत्म करेंगे, खत्म हो जाएगा। तब तक आप क्या करो, लाइक कर लो, शेयर कर लो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को।